जय भीम साथियों। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी स्कोर बूस्टर सीरीज का परसेंटेज का पार्ट 2 है। इससे पहले हम परसेंटेज का पार्ट 1 करा चुके हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप पार्ट 1 देख लें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और बाकी आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्कोर बूस्टर सीरीज के बारे में आपको बता दूं, यह हमने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए स्टार्ट की है। यह बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज होने वाली है आपके लिए। आपको लग भी, जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा उन्हें पता भी होगा। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये अपने क्वेश्चन ले रखे हैं दोस्तों, तो हम इसमें 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हमने पहली पार्ट 1 में कराए थे, 20 क्वेश्चन इसमें कराएंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। परसेंटेज की क्लास का ये पार्ट 2 है। बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, स्कोर बूस्टर सीरीज है ना, इसको आप कर लोगे तो जो मान लो सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा आपका। इसको आप सिलेक्शन सीरीज भी कह सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ गागर में सागर भर रहा हूँ। कम कम समय में पूरे चैप्टर का निचोड़ बता रहा हूँ मैं इसमें। और जो इसको रेगुलर देखेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। ये मैं लिख के कह रहा हूँ। आज का हमारा पहला सवाल होने वाला है, यदि बाई का x% 2000 है और जेड का बाई% 4000 है, तो एक्स और जेड के बीच संबंध होगा। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, भाई एक चीज समझ, सवाल को समझने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि मैं कहूँगा आपको 20 का 30% और दूसरे को कहता हूँ 30 का 20%। क्या दोस्तों ये बराबर है? चलो चेक करते हैं। तो 20 का 30% कितना हो जाएगा? 20 गुणा 30 बट्टे 100। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 6। और 30 का 20%, 30 गुणा 20 बट्टे 100, और ये भी कितना आ जाएगा हमारा? 6। तो इसका मतलब 20 का 30% कह लो या 30 का 20% कह लो, बात एक ही है। मतलब एक्स का y%, एक्स वाई सवाल में यूज कर रहे हैं इसलिए हम एक्स वाई नहीं लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ ए का b% बराबर बी का a%। ये दोस्तों सत्य है। तो अब अपने सवाल पे चल रहे हैं। सवाल क्या कहता है हमारा, यदि बाई का x% 2000 है, तो दोस्तों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स का y% बराबर 2000। हमें एक्स का y% 2000 दे रखा है और जेड का y% 4000 दे रखा है। जेड का y% दोस्तों, ये हमें 4000 दे रखा है। दोस्तों, अगर मैं इस वाले को इससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो देखो कहाँ से कहाँ गया, बाई के परसेंट से बाई परसेंट गया, एक्स अपॉन जेड 2000 से 4000 गया, 1/2। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्स अपॉन जेड कितनी आ गई हमारी? 1/2। अब इनका कैची गुना हो जाएगा, 2 का एक्स में, जेड का 1 में, तो जेड बराबर आ जाएगा दोस्तों 2x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल करते हैं दोस्तों, जब किसी पत्रिका की कीमत 30% कम कर दी गई तो उसकी बिक्री 17% बढ़ गई, शुद्ध राजस्व। तो राजस्व में जो उसकी कमाई थी, नेट रेवेन्यू था, उसमें क्या कमी हुई, क्या बढ़ा, वो हमें इसमें निकालना है। देखिए दोस्तों, जब एक पत्रिका की कीमत 30% कम कर दी गई, 30% का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलें, ये पार्ट 2 है दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। यहाँ मैंने फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना और भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया है। और 17% की फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों 17/100 या 7/10। अब देखिए दोस्तों, जब किसी पत्रिका की कीमत 30% कम कर दी जाए, मतलब कि 10 का 30% कितना होता है? 3। तो 10 से घटाई कितनी कर दी जाए? 3। क्या कर रहे हैं हम दोस्तों यहाँ पे? कीमत कम कर रहे हैं। एक चीज आपको और बता दें दोस्तों, प्राइस मतलब कीमत गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों। मतलब कि कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा। तो दोस्तों, जब किसी पत्र की कीमत 30% कम कर दी, तो प्राइस क्या कर दिया हमने? 10 से 3 कर दिया। और उसकी बिक्री 17% बढ़ गई, मतलब कंजप्शन कितना बढ़ गया? 17% बढ़ गया। 10 से कितना हो गया? 10 से 7 हो गया तो 17 हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल
कमाई पे खर्चे पे कितना फर्क पड़ेगा। तो 10 गुणा 10 में करोगे तो 100, और 13 को दोस्तों ये 10 में से 3 कम हुआ है ना, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119, तो कितना हो जाएगा 119। तो कुल मिला के हमारा पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 119। तो 100 पे कितना बढ़ गया 19, तो कितना परसेंटेज बढ़ गया 19% इंक्रीज हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19% इंक्रीज। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ। दूसरा तरीका क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो दोस्तों जिन दो चीजों में गुणा हो रहा हो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक हमने पहली क्लास में फार्मूला पढ़ा था, इस क्लास में बता देता हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ये होता है नेट चेंज। ये क्या होता है, नेट चेंज। तो सवाल क्या कह रहा है कि कीमत 30% कम हो गई, मतलब -30, और उसकी बिक्री 70% बढ़ गई, मतलब +70। अब क्या होगा, एक्स प्लस एक्स वाई मतलब -30 गुणा 70 एक्स वाई बट्टे 100%। इतना चेंज हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं, तो -30 और 70 दोस्तों 40 बचे, प्लस, तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 7 का 21 और माइनस का 21 आएगा दोस्तों। तो हो जाएगा -21 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 19%। तो हम ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी 19% आएगा। जो आपको सही लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। जैसे ही हमने दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू कर से दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले हम एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो हम इसमें लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। तो पहले वो 20 बढ़ाता है, फिर 20 कम करता है, तो -20 गुणा 20 बट्टे 100। तो 20 में से 20 गया तो जीरो, तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो आएगा -4%। कितना आएगा हमारा -4%। माइनस का चिन्ह दिखा रहा है कि डिक्रीज होगा, तो 4% डिक्रीज होगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 20² बट्टे 100 ऐसे ही कर देते हैं हम। 20² बट्टे 100 की कमी आ जाती है, तो हो जाता है 400 बट्टे 100, 4% की कमी आ जाती है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक से करना चाहें रेशियो वाले मेथड से, तो कैसे होगा कि 20% की पहले वृद्धि कर दी, 20% फ्रैक्शन होती है तो दोस्तों 1/5, मतलब पहले 5 से कितना कर दिया 6। फिर आप क्या कर रहे हो कि उसकी की बिक्री में 20% की कमी कर दी। अब हमने क्या किया, हमने अब कर दिया 20% की कमी, मतलब 5 से कितना कर दिया 4। तो कुल मिला के 25 और 6 छक 24, तो कितना हो गया 25 से 24 हो गया, मतलब एक कम हो गया। एक कम कितना हो गया 25 पे कम हो गया। तो कितनी फ्रैक्शन बनेगी इसकी 4%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराना वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस वस्तु पर व्यय अपारित रहे। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था एक फॉर्मूला, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। प्राइस गुणा कंजप्शन मतलब कीमत गुणा खपत बराबर होता है खर्चा। तो दोस्तों इस सवाल को ऐसे अब कई सवाल आने वाले हैं, 3-4 सवाल मैंने ऐसे लिए हैं, तो उनको समझने के लिए हम थोड़ा सा जल्दी से बेसिक समझते हैं, फिर इन पे सवालों पर चलते हैं। तो प्राइस गुणा कंजप्शन वाला एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्राइस गुणा कंजप्शन कि अगर आपके पास 30 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 30 रुपए, और कोई चीज़ आ रही है 5 रुपए पर किलो, 5 रुपए पर केजी। अगर कोई चीज़ 5 रुपए पर केजी आ रही है, ठीक है, आपके पास 30 रुपए हैं, तो कितने किलो आएगी 6 किलो। लेकिन आपने क्या किया, आपने अब कीमत मान लो 6 रुपए पर केजी हो गई। कितनी कीमत हो गई 6 रुपए पर केजी। अब जब कीमत 6 रुपए पर केजी हो गई, तो 30 रुपए में कितनी चीनी आ गई, अब आ गई 5 किलो। जो पहले आपके पास 30 रुपए ही थे टोटल, मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा 30 रुपए का हो रहा था, या तो 6 किलो 5 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लो, या 5 रुपए 6 किलो के हिसाब से खरीद लो।
कहने का मतलब ये है कि जब आप कीमत को बढ़ाओगे, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो कंजप्शन घट जाएगी। और इस फॉर्मूले की वजह से हम इसे लिख सकते हैं पी गुणा सी, प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा, अपरिवर्तित है, तो सी इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। मतलब कि प्राइस कीमत का उल्टा अनुपात हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उस रेशियो में कंजप्शन घटेगा। ऐसे ही ऐसे हम ये कह सकते हैं कि कंजप्शन प्राइस के अनुकूलानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उस रेशियो में कंजप्शन घटेगा, अगर एक्सपेंडिचर सेम है जब। लेकिन अगर मैं कह दूं कि प्राइस सेम है, अगर दोस्तों प्राइस सेम है, आपका प्राइस सेम है, तो कंजप्शन जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। मैं कहता हूँ कंजप्शन सेम है लेकिन प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो खर्चा बढ़ जाएगा। मैं कहूँ कंजप्शन सेम है लेकिन प्राइस घट गया, तो प्राइस घट गया, कंजप्शन सेम है तो खर्चा घट जाएगा। ये दोस्तों इसका बेसिक। अब इसको हम सवाल से और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। मिटा देते हैं दोस्तों इसे पहले। अब दोस्तों इसे समझते हैं, यदि किसी परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराना वस्तु की कीमत 25% वृद्धि हो जाती है, हमने पढ़ा था प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब प्राइस में 25% मतलब 1/4 की वृद्धि होगी, मतलब 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस पर वस्तु का व्यय अपरिवर्तित रहे, तो खपत मतलब कंजप्शन। तो दोस्तों कंजप्शन जब प्राइस 4 से 5 हुआ है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अपरिवर्तित रहे, व्यय कितना है, अपरिवर्तित रहे, तो कंजप्शन हमारा 4 से 5, प्राइस 4 से 5 है तो कंजप्शन हो जाएगा 5 से 4। तभी तो दोनों केसों में भाई 20-20 आएगा खर्चा, ऐसे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो हमें कंजप्शन करना पड़ेगा 5 से 4। तो हमने कंजप्शन कितना घटाया, एक घटाया, एक घटाया किस पे, 5 पे, तो 20%। तो हमें अपना खर्चा 20%, हमें अपना कंजप्शन खपत 20% कम करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल और समझते हैं। यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। अब यहाँ पे दोस्तों फिर ये सवाल में बोल रहा है कि हमें खर्चा एक्सपेंडिचर सेम रखना है। जब हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है और प्राइस क्या कह रहा है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, हो जाएगी 45/100, 5 का भाग देंगे तो 9/20। मतलब यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है, कीमत मतलब कि प्राइस, प्राइस हो जाते हैं आपके 20 से 29, 9 बढ़ जाते हैं ना, 20 से 29 हो जाते हैं, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी हमें, अगर हमें खर्चा सेम रखना है तो खपत करनी पड़ेगी 29 से 20, हमें 9 घटानी पड़ेगी, 9 घटानी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9/20, 9/29 गुणा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 900/29। माइनस का चिन्ह बता रहा है कि हमें घटानी होगी, हम इस माइनस के चिन्ह को हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 900/29% आएगा हमारा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। 29 को अगर हम 3 में करते हैं तो 87 आता है, मतलब 870 आता है। तो 30 से तो ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर 31 में करते हैं तो 899 आता है, तो 31 बार तो जाएगा, 899 आ जाएगा, और फिर बचेगा एक, तो ये होगा 29%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 से 1/29%। मतलब कि प्राइस अगर हमारा 20 से 29 हुआ है तो हमारा कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन हमारा 29 से 20 हो जाएगा, और यही हमने किया है। ठीक है दोस्तों, छठवां सवाल करते हैं। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसका वेतन 25% बढ़ा है और उसका व्यय 15% बढ़ा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों आपको पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होती है दोस्तों सेविंग, मतलब कि आय माइनस खर्चा बराबर होता है बचत। तो हमसे सवाल क्या कह रहा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो अगर विकास 100 रुपये कमाता है, यहाँ पे लिखता हूँ इनकम, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंडिचर, तो खर्च कितने करता है 80, और यहाँ पे लिखता हूँ सेविंग, तो बचाता कितना है, 100 में से 80 गए तो 20। उसका वेतन 25% बढ़ गया, 25% मतलब 100 का 25% 125, तो 125 हो गया, और उसका व्यय 15% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 15%। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 80 का 15%, मतलब 80 गुणा 15/100। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये हो जाएगा 4/5, 5 से गया
3 बार 4 किया 12, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा दोस्तों। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। तो 25% बढ़ा, एक सेकंड दोस्तों, उसका व्यय 15% बढ़ गया। जब 15% बढ़ाएंगे तो 12 और बढ़ा देंगे तो हो जाएंगे, यहाँ पे हमने प्लस 25 करे थे, यहाँ 12 बढ़ा के हो जाएंगे 92। दोस्तों अब वो 125 कमा रहा है और खर्च 92 कर रहा है, तो बचा कितने रहा? 125 में से 92 घटा देंगे, 33 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब पूछ रहा है कि सेविंग, बचत में क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों पहले वो 20 रुपये बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है? अब वो 33 रुपये बचा रहा है। तो यहाँ पे कितने रुपये ज्यादा बचा रहा है? वो 13 रुपये ज्यादा बचा रहा है। तो वो 13 रुपये ज्यादा बचा रहा है किस पे? 20 पे। तो 100 पे कितने? 20 से गया 100, 5 बार, 13 पंजे 65। तो उसमें 65% की वृद्धि हो गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। दोस्तों लेकिन अब ऐसे हम इसको इतना लिख के इसको करने नहीं वाले, तो बेसिक होगा, लेकिन हमारा एग्जाम में आएगा तो हम इसको अलग तरीके से करेंगे। तो हम देखते हैं इसको एग्जाम एग्जाम में आएगा तो हम इसे कैसे करेंगे। तो अगर ये दोस्तों एग्जाम में आता है तो हम देखेंगे तो 25% बढ़ गया। तो 100 से 25% मतलब प्लस 25 हो गया, और ये 15% बढ़ा है। तो 80 का 15% कितना होता है? 12। मतलब ये कितना बढ़ा है? सिर्फ 12। तो भाई ये 13 बढ़ा होगा, क्योंकि ये 25 बढ़ा है, ये 12 बढ़ा है। तो सेविंग भी 13 बढ़ी होगी। जब भाई टोटल कमाई, इनकम 25 बढ़ी है, खर्चा 12 बढ़ गया, तो कमा सेविंग 13 रुपये बढ़ गई होगी। तो 20 पे कितना बढ़ गया? 13। तो 13/20 बराबर 65%। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 14% बढ़े। दोस्तों ग्रुप डी का सवाल है, इस सवाल को हम करने वाले हैं कि पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हो जाती है। कीमत मतलब प्राइस, प्राइस कितने हो गए हमारे? 100 से 152। ठीक है दोस्तों, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 14% बढ़े। दोस्तों अगर सवाल इतना ही होता ये कि हमें 14% व्यय नहीं बढ़ाना है, खर्चा हमें सेम रखना है कि जितना पहले खर्च हो रहा था अब भी उतना ही खर्चा हो, बस खाली कीमत बढ़ी है, तो हम कंजप्शन को कैसे करते हैं? हम कंजप्शन को 152 से 100 कर देते, इस रेशियो में घटा देते। ठीक है ना, अगर हमें खर्चा सेम दे रखा होता तो हम कंजप्शन को इसी रेशियो में घटा देते, जिस रेशियो में कीमत बढ़ी है। कीमत 100 से 152 हुई है, तो कंजप्शन 152 से 100 कर देते, तो हमारा हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब खर्चा सेम दे रखा होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसने खर्चा भी 14% बढ़ा दिया है। मतलब वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये तो पहले खर्च हो रहे, तो मैं 114 तक सहन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कीमत बढ़ी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं 114 ही बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तो अब उसे एक्सपेंडिचर मतलब कंजप्शन कितना करना पड़ेगा? अब उसे 152 से 114 कम करना होगा। तो 152 से 114 करना होगा, तो कितने कम करना होगा उसे? तो 152 से 14 कितना कम हो जाएगा? 12 में से 4 गए तो 8, और 14 में से 11 गए तो 3। तो उसे अब 38 कम करना होगा। तो 38 कम करना होगा किस पे? 152 पे। तो 100 पे कितना? यही तो दोस्तों सवाल। तो 38, 38, 19 अट्ठे 152। तो 38 से गया दोस्तों 4 बार, तो जी हो जाएगी 1/4 गुणा 100 बराबर हो जाएगा हमारा 25%। हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 25%। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल करते हैं हम। चावल की एक निश्चित किस्म की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति को उस किस्म का चावल 630 रुपये में 3 किलो कम मिलता है, जो उसे पुरानी दर पर चावल मिलता था। उस किस्म के चावल की पुरानी दर ज्ञात कीजिए। हमसे ये पुराना ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है सवाल कि जैसे ही चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, जब चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई और एक व्यक्ति को उस किस्म 3 किलो कम मिलता है, भाई उसके पास 630 ही है। सवाल क्या कह रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, पहले वो 630 खर्च कर रहा था, अब भी 630 खर्च कर रहा है, लेकिन प्राइस की कीमत बढ़ गई है। जब कीमत बढ़ गई है, खर्चा वो उतना ही रखना चाह रहा है, तो सिंपल सी बात है कंजप्शन कम करेगा, खपत कम करेगा। अब पहले ज्यादा सामान ला रहा था, खरीद कर सामान कम लेकर आएगा। तो जैसे ही कम लेकर आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसे कि चावल की कीमत में प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब प्राइस हो गया हमारा 5 से 6। और एक व्यक्ति को उस किस्म 630 पर 3 किलो कम मिलता है, तो प्राइस अगर 5 से 6 हुआ है, खर्चा हमारा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 630, से पहले भी 630 खर्च कर रहा था अब भी,
तो हमें कंजप्शन उल्टे रेशियो में, मतलब इनवर्स रेशियो में करना पड़ेगा। तो कंजप्शन हमें 6 से 5 करना पड़ेगा। पहले अगर वो 6 यूनिट खरीद के लेकर आ रहा था, 5 यूनिट लेके आएगा, तो कितना कम लेके आ रहा है? एक कम लेके आ रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी सवाल में? सवाल के अनुसार तो 3 किलो कम लेके आ रहा है, तो एक की वैल्यू होगी 3 किलो। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 3 kg है। तो पहले कितना खरीद रहा था वो? पहले 18 kg खरीद रहा था, क्योंकि 6 की वैल्यू 18 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 kg। अब वो 15 kg खरीद रहा है, तभी तो 3 kg कम हुआ है। तो 18 kg खरीद रहा था, कितने में? 630 में खरीदा था 18 kg। तो कितने रुपए किलो हो गया? 18 × 54, और कितने बचे फिर? 9, 18 × 5 = 60। तो 35 रुपये पर किलो हो गया। कितना हो गया? 35 रुपये पर kg। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 रुपये पर kg। लेकिन दोस्तों अगर ये ऑप्शन अगर पेपर में आता तो हम कैसे करते हैं? हमें पता है 630 में कोई भी चीज हो उसका भाग लगेगा, और इससे कि 20% से और 3 से 7 बन नहीं रहा, ये 7 का मल्टीपल है, तो हमारा ऑप्शन भी 7 का मल्टीपल ही आएगा। एक ही था 35 भाई। 630 7 का मल्टीपल है। 7 आ रहा है, 63, 9 7 63। इससे 7 बनना नहीं, मतलब 7 पूरी कैलकुलेशन में कटना ही नहीं था, तो फिर ऑप्शन में से 7 होना ही था, तो ये ऑप्शन हो जाता अगर हम सवाल के अनुसार करते तो। ठीक है दोस्तों, हमने समझ लिया है इस तरीके से। अब हम दोस्तों दूसरा सवाल करते हैं। एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिससे वह 225 रुपये 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सका। 225 रुपये में प्रति किलोग्राम चीनी की छूट वाली कीमत और मूल कीमत, मतलब दोनों कीमत पूछ रहा है, ओरिजिनल कीमत और जो घटी कीमत है वो। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया ये सवाल। और दोस्तों इस सवाल को अगर ये पेपर में आता तो हम कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? चीनी पर 10% की छूट मिली। 10% की छूट मिली मतलब कि कोई भी सामान पहले 10 रुपए किलो आ रहा होगा, वो 9 रुपए किलो आएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9। ओरिजिनल प्राइस और करंट या प्रेजेंट प्राइस का। तो अगर हम ऑप्शन को देखें, 10:9 नहीं बना रहा, 10:9 नहीं बना रहा, 10:9 नहीं बना रहा, एक ही ऑप्शन बना रहा है सिर्फ 10:9। ये ओरिजिनल है और ये घटी हुई कीमत है उसकी। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बस खाली देखते ही सवाल हो रहा था ये। लेकिन अब हम नेक्स्ट सवाल को समझ लेते हैं बेसिक से भी। एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिससे वह 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सका। देखिए दोस्तों, 10% छूट मिल रही है उसे। 10% छूट मिल रही है। अब हम इसको एक तरीका समझने वाले हैं कि जैसे ही वो दुकान पे एक दुकानदार सामान लेने गया दुकान पे कि भाई मुझे चीनी दे दो, वो बोला 225 रुपये ले गया था। कितने रुपये ले गया था? 225। तो दुकानदार बोलता है उसे, भाई कीमत कम हो गई है, और 225 में से जो तू पहले खरीद के ले जाता था ना, तेरे पैसे बच रहे हैं कुछ। वो बोलता है कि ऐसा है, पैसे मुझे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो, जो पैसे बच रहे हैं उनसे मुझे और चीनी दे दो। ठीक है, अगर अगर कीमत कम हो गई है, पैसे मेरे बच रहे हैं, तो मेरे पैसे मुझे मत लौटाओ, उन पैसों की और चीनी दे दो। वो कहता है ठीक है, तो 25 किलो चीनी और दे देता है बाद में। तो कहने का मतलब क्या है, जो 225 रुपये ले गया था उस पर 10% छूट मिली। तो उसने कहा भाई 225 का 10% बच रहे हैं तेरे पास। तो बोलता है नहीं नहीं, 225 की 10% की भी चीनी दे दो, तो उसकी 25 किलो चीनी दे देता है। तो इसका करंट प्राइस आ गया जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम निकाल लेंगे करंट प्राइस। 225 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 22.5। तो 22.5 रुपये में 25 के जी चीनी आ जाती है। तो 1 किलो चीनी कितने में आ जाएगी? तो 25 कैसे में भाग दे देंगे 22.5 में। तो 22.5 × 25, तो ये हो जाएगा 0.9। 25 रमा 225.9, या फिर मैं लिख 0.9 रुपये पर के जी। ये हमारा करंट प्राइस आ जाएगा। करंट प्राइस 0.9 रुपये पर के जी, या फिर बोल रहे मैं 90 पैसे पर के जी। हो जाएगा 90 पैसे पर के जी। एक ही ऑप्शन में 90 था, यही हमारा आंसर हो जाता। दोस्तों इस सवाल हमने क्या किया है कि जो 10% छूट मिल रही थी, तो भाई जो 225 पे 10% छूट मिली, तो हमें 225 में कुछ पैसे बचते, 225 का 10%, लेकिन हमने कहा उसकी चीनी दे दे। तो उसकी 25 किलो चीनी आ गई, तो हमने इससे प्राइस निकाल लिया। लेकिन अगर आपको वैसे बेसिक वाला मेथड से करना है, जो रेशियो वाले मेथड से, तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10% छूट मिल गई, मतलब कीमत 10 से 9 हो गई, प्राइस 10 से 9 हो गया, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? 9 से 10। कितना बढ़ गया? एक। एक की वैल्यू कितनी दे रही है सवाल? 25 kg। एक की वैल्यू 25 kg है, तो 10 की कितनी हो जाएगी? 250 kg। और 9 की कितनी हो जाएगी? 225 kg। ठीक है दोस्तों, तो 225 kg कितने की आ रही है? 225 रुपए की। सवाल के अनुसार 225 रुपए में तो लेके आ रहा 225 kg पहले, तो कितने रुपए होगी? 1 रुपए पर के जी, ये हो गया उसका ओरिजिनल प्राइस।
लेकिन अब क्या कह रहा है वो, 225 में कितनी चीनी लेके आ रहा है, 250 kg। अब कितना आ रहा है उसके, 90 पैसे पर केजी। तो ये हो गया उसका करंट प्राइस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से समझ सकते हो। समझ नहीं आ रहा, दोबारा वीडियो बैक करके देख सकते हो, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तरीका अच्छी लग रहा है, तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे ऐसी बेहतरीन बेहतरीन सवाल और ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आने वाली है, जो आपका ग्रुप डी में जरूर से जरूर सिलेक्शन कराएंगी। अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे। सवाल नंबर 10 दोस्तों, प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत क्या है? अब देखिए दोस्तों, प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत क्या है, मतलब पहले वाली कीमत, ओरिजिनल कीमत ये पूछ रहा है। अगर हम इसको रेशियो वाले मेथड से करें, कीमत में 25% कमी आ गई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। तो इसकी कीमत है, जो प्राइस है, वो कितना हो गया, 4 से 3। तो इसका कंजप्शन कितना हो जाएगा, इसका कंजप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 से 4, एक बढ़ जाएगा। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। सवाल के अनुसार एक बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल में एक की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5 kg। इसका मतलब पहले कितने लेके आ रहा था वो, पहले 3 की कितनी हो जाएगी, 15 kg। पहले 15 kg लेके आ रहा था, अब 20 kg लेके आ रहा है। पहले 15 kg लेके आ रहा था, अब 20 kg लेके आ रहा है। तो पहले 15 kg कितने में लेके आ रहा था, 600 रुपये में। कितने में लेके आ रहा था, 600 रुपये में 15 kg। तो 15 का 15 × 60 बची जीरो, तो 40 रुपये पर केजी हो गया। ये उसकी कौन सा प्राइस आ गया, मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस आ गया जिसका, ये आ गया ओरिजिनल प्राइस। तो 40 रुपये पर केजी हमारा आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उससे करना है, तो देखो जैसे 25% कम हुई कीमत, तो 5 किलो ज्यादा गेहूं ले आया। तो 5 किलो गेहूं ज्यादा क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि कीमत 25% कम हो गई, उससे कुछ पैसे बच रहे हैं। कितने पैसे बच रहे हैं भाई, 600 का 25% बच रहे हैं। तो 600 का 25% कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25 × 150। 600 का 25% पैसे बच रहे हैं, और उनकी वो चीनी लेके आ रहा है कितनी, 5 kg। तो 600 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 × 150। तो 150 रुपये में 5 किलो चीनी लेके आ रहा है, मतलब कि 30 रुपये पर केजी हो गया चीनी, 30 रुपये में 1 किलो। तो ये गया उसका करंट प्राइस, ये क्या है इसका करंट प्राइस। लेकिन वो क्या रहा है, 25% कीमत कम हो गई है, मतलब पहले 4 थी तो 3 हो गई है। पहले अगर 4 थी, अगर ये ओरिजिनल प्राइस था और ये करंट प्राइस है, तो करंट प्राइस कितना है, 3 रुपये पर केजी, मतलब 3 यूनिट। 3 की यूनिट की कितनी वैल्यू हमारे सवाल में, हमने निकाला था 30। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करंट प्राइस पूछे, तो फिर ये वाला तरीका ठीक है। ओरिजिनल प्राइस पूछे, तो अब दोनों में से कोई सा लगा लो। जैसे कि एक ये वाला सवाल है, इसको करते हैं। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 में 4 किलो गेहूं अधिक गेहूं प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम कम हुई कीमत, मतलब करंट प्राइस पूछ रहा है, लेवल 5 एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। अब इसको करते हैं। तो हम क्या, भाई कीमत कितनी कम हुई, 20%। तो 4 किलो ज्यादा लेके आ रहा है, करंट कीमत पूछ रहा है। जैसे 20% कम हुई, तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 का 20% हो जाएगा 240। तो 240 में 4 किलो लेके आ रहा है, मतलब 60 रुपये पर किलो हो गई। आंसर हमारा 60 आ गया। ये मन मन के सवाल है दोस्तों, ये मन मन में किए जा सकते हैं। ये इससे ये भी सवाल इससे पहले भी, लेकिन इसको मैं करके बता देता हूँ कि जैसे ही हो 1200 का 20% कम हुआ, 1200 का 20% मतलब 1200 का 20/100। तो इतने रुपए जैसे कीमत कम हुई, तो वो 4 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। वो कह रहा है भाई मेरे पैसे मुझे वापस मत करो, इतने में तुम मुझे 4 किलो चीनी और दे दो, मान की 4 किलो चीनी और आ जाएगी तेरी, जो नई रेट है उसके अनुसार। तो इतने रुपए में कितनी ले रहा है वो, 4 kg चीनी ले रहा है इतने रुपए में। इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, बार तो नहीं 24, तो 240। 240 रुपये में 4 kg चीनी चीनी आ रही है। तो 60 रुपये में 1 किलो चीनी आ रही है। तो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 60 रुपये पर केजी। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। 12वां सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 252 है, मतलब दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है हमें, 252। और उनका महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ कितना दे रखा है, 14। यदि उनमें से एक संख्या 28 है, तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों अच्छा सवाल है, लेवल 2 का सवाल है ये। इसने क्या किया है सवाल में, एलसीएम और परसेंटेज दोनों को मिक्स कर दिया है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि
दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्या फर्स्ट गुणा सेकंड, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणा उनके लासा और मासा का गुणा के बराबर होता है। तो हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और उनमें से एक संख्या 28 है, तो एक संख्या में उन्होंने 28 दे रखी है, दूसरी संख्या में पता नहीं। एलसीएम दे रखा है हमें 252, एचसीएफ दे रखा है हमें 14। हमसे एक्स का मान, हम यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 14 से 28 गई दो बार, या फिर 28 को बट्टे में नीचे ले आएंगे, बात है कि दो बार। अब दो से हम 152 को काट देंगे, कितनी बार जाएगी, 126 बार, क्योंकि दो का आधा एक और 52 का आधा 26। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 126। इसका मतलब दूसरी संख्या कौन सी है, 126। पहली संख्या कौन सी हमारी, पहली संख्या हमारी 28 और दूसरी संख्या कौन सी हमारी 126। अब सवाल क्या कहता है कि दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 28 से कितनी ज्यादा है, तो 28 से कितनी ज्यादा, 126 में 27 घटा देंगे, 98 ज्यादा, क्लियर सी पता चल रही है। तो अगर परसेंट में देखें तो परसेंट कितना हो जाएगा, 98 बट्टे 28, कितने परसेंट ज्यादा आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक इसमें एक सात होता है और इसमें दो सात होते हैं, तो सात ऑप्शन में सात आएगा, सात एक ही ऑप्शन में है, 350% हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कितना बढ़ गया, 28 से हमने 98 बढ़ा दिया गुणा 100, तो परसेंट में कितना बढ़ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, ये हमारा आंसर परसेंट में आ जाएगा। तो देखो अगर इसमें 14 का भाग में 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28, तो 7 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 बट्टे 2% बराबर 350%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 350%। अच्छा सवाल था दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और परसेंटेज एक साथ मिला के पूछा था। 13वां सवाल करते हैं दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% कराने पर और 14% मेडिकल पर खर्च करता है, इतने रुपए बचते हैं। वार्षिक इनकम पूछ रहा है दोस्तों। मान लो 100 रुपये कमाता है वो, कितने कमाता है, 100 रुपये, ठीक है, या कोई भी चीज हो 100% कमाता है, तो क्या कर रहा है, 16% यात्रा पर, यात्रा पर कितनी खर्च कर देता है, 16%। किराने पर कितनी करता है, किराने पर करता है 40%। मेडिकल पे कितनी करता है, मेडिकल पे करता है 14%। इतना खर्च करने के बाद उसके पास बचते हैं 9630 रुपये। तो इतना खर्च करने के बाद उसके पास बचे कितने पैसे, देखो 16% और 14% कितने हो गए, इनको जोड़ लेते हैं, 16 और 14 हो गए 30, 30 और 40 70%। मतलब अभी तक वहां 100% उसके पास टोटल थे, तो 70% खर्च कर चुका है। इनको जोड़ के कितना आ गया, 70%। तो 70% खर्च कर चुका है, तो 100 में 70 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 30%। तो 30% की वैल्यू सवाल में दे रखी है। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, 9630, 9630, यहाँ पे कितने रुपए बचे उसके पास। तो 30% की वैल्यू इतनी है। वार्षिक आय पूछ रहा है, वार्षिक आय कितनी है हमारी, 100%। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 30% की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 का भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कितना आती है ना, और 321 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, दो जीरो और चिपका देंगे इसके पीछे, तीन, ये हो जाएगी 32,100। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों 14वां सवाल करते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के उपस्थित हुए, तो कक्षा के लगभग कितने प्रतिशत छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो दोस्तों हमें यहाँ पे 50 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं। गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 50 सवाल में दे रखी हैं, बॉयज कितने हैं, 70। अब दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा ने यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के उपस्थित हैं, 40% लड़कियां उपस्थित हैं, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, 50 गुणा 40/100, मतलब कि 20। ठीक है, 50 का 40% कितना हो जाएगा, 20। या तो 50 का 40% कर लो, या 40 का 50%, 40 का 50% मतलब 40 का आधा, कितना हो जाएगा, 20। 70 का 50% मतलब 70 का आधा, कितना हो जाएगा, 35। तो हमारे पास टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने थे, 50 और 70 120। उसमें से प्रेजेंट कितने हैं, 55 स्टूडेंट प्रेजेंट है। और हमसे क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया, मतलब कितने प्रतिशत छात्र प्रेजेंट है। तो 55 प्रेजेंट है, कितने में से, 120 में से। दोस्तों 11 आएगा ऑप्शन में, 11 वाला ऑप्शन एक ही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि 55 11 का मल्टीपल है, कट भी नहीं रहा।
तो इतने परसेंट हो जाएंगे भाई। 120 में से 55, तो 100 में से कितने, 5 से भाग दिया जाएगा 11 बार, और 5 से भाग दिया जाएगा 24 बार, ये हो जाएगा गुणा 100। दोस्तों ये ऑप्शन ना, जिसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन अप्रोक्स है मेरे हिसाब से। तुम्हारा ये 44% आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शन अप्रोक्स दे रखे हैं सवाल में। इसमें लिखना चाहिए था इसे, इसमें गलती से लिखना भूल गया वो। तो 11/24 मतलब अप्रोक्स है ये ऑप्शन। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1100/24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 पंजे 24×96, बचे कितने, 10 जेरे 4 14, कितने हो गए 140। तो 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, तो 24 पंजे 120, बचे कितने 20, हो जाएंगे 224, लगभग 45.8। तो 45.8% आंसर आ रहा है। तो इसका ये, इसका अगर अप्रोक्स में दे रखा है तो 45.8 मतलब 45% हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये अप्रोक्स में नहीं होता तो हम इस तरीके से कर सकते थे इसे। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा सही आंसर क्या है, 45.8%। 15वां सवाल करते हैं। ये इलेक्शन बेस्ड सवाल है दोस्तों। मैंने ये सवाल जो भी सिस्टमेटिक लगाए हैं पूरे, ऐसे पार्ट 1 में पार्ट 2 में, जिससे मैं आपको बढ़िया तरीका से, बेहतरीन तरीका से, बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, चाहे वो ऑप्शन एलिमिनेशन हो, मल्टीपल देखना हो, ऐसे में जो भी अप्रोच आएंगी मैं सब बताता जाऊंगा आपको। तो एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत दिया। डाले गए 80% वोट वैध थे। विजेता को 60% मिले। इतने टोटल वोट मिले। तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या कितनी थी। एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों। जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे करते आते हैं। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत दिया। तो मान लेते हैं टोटल क्या पूछ रहा है, हकदार लोगों की संख्या मतलब टोटल वोट कितनी थी। तो टोटल वोट एक्स थी मान लो। एक्स का काम नहीं है पर मान लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो 90% लोगों ने अपना मत दिया, मतलब 10% लोग तो वोट देने नहीं गए। वोट देने के 90%, तो कितना हो जाएगा 90/100। तो हम इसको 90/100 लिख लेंगे, गुणा डाले गए वोट 80% वोट थे, तो इतने वोट डाले गए, और 80% वैलिड वोट थे, मतलब वैध मत थे। ये कितने हैं, ये हमारे वैलिड वोट हैं। अब क्या कह रहा है सवाल, कि विजेता को वैलिड वोट मतलब वैध वोटों में से 60% मिले। तो इतनी वोटों का विजेता है जो उसको सिर्फ 60% ही वोट मिले इनका। तो हमने 60% भी निकाल लिया इनका। यदि विजेता को इतने वोट मिले, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 64800, इतने वोट मिले, तो हकदार लोगों की संख्या मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो इसको सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई एक लाइन की, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों। तो 3 जीरो, 1 2 3, तो इन 3 जीरो से कट जाएंगे तो आपके 2 जीरो ये कट गई, और 1 जीरो ये कट गई, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें 6 का भाग दे लेते हैं। जैसे इसमें 6 का भाग देंगे, तो 6 ही कम 6, और 6 48, तो 108 बार गया। अब इसको 9 से काट लेते हैं। 9 से 108 को काटेंगे तो आएगा 12 बार। ठीक है दोस्तों, तो आएगा 12। तो एक्स बराबर कितनी हो जाएगी, एक्स गुणा, और ये 12 हो गया, और ये 100, ये 2 जीरो, और 4 जीरो, और 5 जीरो, ये 5 जीरो इधर गुणा में पहुंच जाएंगे। तो एक्स गुणा 8 बराबर 12 के पीछे 5 जीरो, 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स बराबर, अब 12 में 8 का भाग दे देंगे, तो 15 कितने होते हैं 120। तो हो जाएगा 15, और 15 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, मतलब 1,50,000 वोट है टोटल। टोटल गांव की कितनी वोट है, 1,50,000। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, वो हमें कैलकुलेशन करनी थी, मैंने इसलिए आपको डिटेल में बता दिया। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6800 वोट मिले, जो कुल वोटों का 34% था। कुछ वोट अवैध थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अवैध वोटों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, टोटल 100% वोट थे। जो हमारा विजेता है, जो हमारा विजेता है, और एक दूसरा हारने वाला है, उसको हम बोल सकते हैं उपविजेता, बोल सकते हैं मान लो सर, उपविजेता। तो जो हमारा विजेता है उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं, 48%। और उपविजेता को, हारने वाले को 34%। ठीक है, दो ही थे, 48% और 34% मिले हैं। तो 48% और 34%, तो टोटल कितने हो गए, 48 और 34, 8 4 12, हासिल जाके 82%। तो टोटल वो हो गए 82%। टोटल वोट थे 100%। इसका मतलब 100 में से 82 घटा के जो 18% है,
ये दोस्तों हमारे इनवैलिड वोट है, ये वोट मान्य नहीं हुए। ये कौन से वोट है? इनवैलिड वोट है, ये वोट हमारे मान्य नहीं हुए, अवैध वोट है ये। अब देखिए दोस्तों, तो 48% हो गए, 34%, और इनवैलिड कितने हो गए हमारे? इनवैलिड हो गए हमारे 18%। अब सवाल क्या कहता है? पर हारने वाले को 34% मिले, और 34% की वैल्यू दे रखी है हमें सवाल में। 34% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है दोस्तों? हमें 34% की वैल्यू दे रखी है सवाल में 6800। तो 34% की 6800 वैल्यू, तो 1% कितनी है? मतलब 2 से गुना कर रखी है। 1% की वैल्यू कितनी है? 2 से। तो इनवैलिड वोट कितने थे? 18 गुना 2 से कर देंगे, फिर हो जाएंगे 3600। मतलब कि इनवैलिड वोट कितने थे हमारे? 3600। तो 3600 वाले आंसर होंगे, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ये 3 आंसर होंगे। अब वो क्या कह रहा है? चुनाव जीतने वाले और उम्मीदवार और हारने वाले का अंतर। तो हमने का अंतर देखें, 48 और 34 का अंतर कितना है दोस्तों? तो ये है 14%। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 2 से। तो 14% कितनी हो जाएगी? इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2800। मतलब 2800 अंतर है उनका। तो 2800, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2800 और 3600। ठीक है दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ, सरल सवाल है। एक को मिली 48, एक को मिली 34। 34%, 34% की वैल्यू हमें 6800 दे रखी है। तो 1% की हो जाएगी हमारी 2 से। ठीक है दोस्तों, इनका अंतर हो गया 14%। तो 14% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2800। 18% हमारे इनवैलिड थे, तो 18%, एक की 2% है, तो 18% की हो जाएगी हमारी 3600। और यही हमारे आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 17वां सवाल दोस्तों, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए तथा 42% दूसरे में। इनमें से 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 250 है, तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। तो क्या कह रहा है कि दो परीक्षाएं हमारी, वेन डायग्राम का सवाल है दोस्तों, वेन डायग्राम से कर देंगे। ये हमारा पहला पेपर है, ये हमारा दूसरा पेपर है। तो क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में अनु फेल हो गए और दूसरे में 42%। तो पहले में टोटल 35% फेल हो गए, ये फेल वाले लिख रहा हूँ। कौन से हैं? फेल वाले। दूसरे में 42%, कौन है ये? फेल वाले स्टूडेंट है। इनमें से 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषय मतलब पहली और 20, दोनों, इनका कॉमन कौन सा? ये वाला हिस्सा। तो इसमें कितने आएगा? 30%। 30% कौन है? जो दोनों में फेल है। तो पहले में कितने फेल है? 35%। जब 30% इसमें आ गए तो 5% बचे यहाँ सिर्फ। ठीक है, और यहाँ 42% है, 30 इसमें आ गए तो यहाँ 12% बचे। अब हमसे क्या करा है? यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है, तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? एक विषय में कितनी? तो एक विषय में देखो, केवल एक विषय में कितने? 5%। और केवल एक विषय में 12%। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5% प्लस 12% बराबर 17%। तो ये 17% स्टूडेंट वो हैं जो सिर्फ एक विषय में फेल हो गए हैं। तो पूछ रहा है कि एक विषय में कितने लोग फेल हुए हैं। तो 17% मतलब 17 का मल्टीपल आएगा ऑप्शन। 17 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 17 का मल्टीपल नहीं है। 17 का मल्टीपल 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 17 का मल्टीपल है। ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है। तो 425 हमारा आंसर है। लेकिन पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 70% वैल्यू निकाल लिया मैं। 100% वैल्यू कितनी तरीके सवाल में? 2500। 100% वैल्यू कितनी है? 2500। 1% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 25। तो 70% वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 25 गुणा 17। तो 17 पंजे 85 की 5, 4 की 8, 7 दूनी 34, 34 और 8 42, 425 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यहाँ दोस्तों पास पास दे रखे हैं और यहाँ फेल दे रखे हैं। ध्यान से करना पड़ेगा ये सवाल। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, फिर यहाँ पास दे रखे हैं, तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या, उपस्थित छात्रों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है दोस्तों। दोस्तों कोई बात नहीं, वेन डायग्राम का सवाल है। तो एक क्लास है हमारी फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स की, एक क्लास हमारी केमिस्ट्री। ये कौन सी है? फिजिक्स। और ये हमारी केमिस्ट्री। तो एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए। यहाँ लिख देता हूँ, 80% कितने हैं? पास। तो फेल कितने हैं? 20%। दूसरे में 70% पास है, तो फेल कितने हैं? 30%। तो फिजिक्स में फेल, ये फिजिक्स की होगी केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स में कितने फेल हैं? 20%। फिजिक्स में कितने फेल हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 20% टोटल। केमिस्ट्री में कितने फेल हैं? टोटल 30%।
अब सवाल क्या कह रहा है कि 15% दोनों में फेल है। फिजिक्स में कितने फेल हैं? क्योंकि ये दोनों का दे रखा है इसलिए मैं फेल वाले पे निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों में फेल वाला दे रखा है ना, कॉमन तो कॉमन दे रखा है हमें 15%, इसलिए हम फेल वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि पास वाला। तो फिजिक्स में फेल कितने? 20%, केमिस्ट्री में कितने? 30%, दोनों में कितने? 15%। यहाँ जाएगा 15। तो जब 20 टोटल थे, 15 इसमें आ गए तो 5 यहाँ जाएंगे। 30 टोटल थे, 15 इसमें आ गए तो 15 इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सवाल क्या कहता है, यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल छात्र कितने उत्तीर्ण हो गए दोस्तों दोनों विषयों में कुल मिला के? तो 5 प्लस 15 प्लस 15, तो ये कितने हो गए? 15 15 30 और 5 35। तो कुल मिला के 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो दोनों में पास कितने? तो 35% फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे हमारे? पास हो जाएंगे दोस्तों 65%। तुम्हारे 65% पास हो जाएंगे। पास की वैल्यू कितनी रखी है? 325। मतलब 65% वैल्यू कितनी दे रखी है? 325। कितने गुना दे रखी है? 5 गुना। तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। टोटल पूछ रहा है तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 500। तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 500 स्टूडेंट है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल था दोस्तों, अच्छा सवाल था। अब अगला सवाल करते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 18% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 10% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में क्या बदलाव होगा? ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। तो दोस्तों एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। मतलब अगर टीवी की, अगर मैं बोलता हूँ टीवी की कीमत 100 है तो वॉशिंग मशीन की कितनी हो जाएगी? 60, 40 कम है। या फिर मैं बोल लूँ टीवी की 1000 है तो वॉशिंग मशीन की कितनी हो जाएगी? 600। बात एक ही है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 18% बढ़ जाती है तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी बढ़ गई? 18% इंक्रीज हो गई। तो 600 का 18% कितना होगा? 18 छिक्के 108, तो 108 बढ़ा देंगे तो कितनी हो गई? 708। जैसे ही हमने वॉशिंग मशीन की कीमत 708 बढ़ाई, और सवाल क्या कह रहा है कि टीवी की कीमत 10% कम हो जाती है, तो 10% कम कर देंगे। जैसे ही 10% कम करेंगे तो 1000 से कितना हो जाएगा? 9 से। तो अब टीवी कितने की आ रही है? 900 की। पहले 1000 की आ रही थी। पहले वॉशिंग मशीन 600 की आ रही थी, तो अब 708 की आ रही है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी खरीदनी है। तो पहले अगर हम 5 वॉशिंग मशीन खरीदते थे, 5 वॉशिंग मशीन तो कितने की हो जाती है? 2 टीवी, तो 2 टीवी हो जाएंगी। यह है पहले। पहले 1000 गुणा 2 प्लस 600 गुणा 5, क्योंकि 5 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी है, तो जाएंगे 2000 और 3000। 600 गुणा 5 3000, तो ये हो जाएंगे टोटल 5000। मतलब पहले 5000 रुपये का सामान टोटल आ रहा था। अब अब कीमत घट गई। अब कीमत हो गई 9 से। टीवी तो 2 टीवी खरीदनी है, प्लस 708 हो गई वॉशिंग मशीन की कीमत। 5 वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 1800 तो ये हो गए, प्लस 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40, ये हो गए 3540। ये हो गए गुणा करने पर। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 0, 4 की 4 और 8 5 13 की 3, हल्ला की 1, 3 और 1 4 और 1 5। कितने को दोस्तों? 5340। तो अब जो पहले 5000 रुपये में आ रही थी 2 टीवी और 5 वॉशिंग मशीन, अब कितने में आ रही है? 5340 में। कितने रुपए बढ़ गए दोस्तों? रुपए बढ़ गए 340 रुपये। 340 रुपये बढ़ गए दोस्तों, मतलब 17 बढ़ गई। परसेंट निकालिए, 17 का मल्टीपल आएगा। 17 का मल्टीपल कौन सा है इसमें? 68, मतलब 6.8। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 340 रुपये बढ़ गए कितने पे? 5000 पे। तो 100 पे कितना? ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 34/5। 34/5, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, 6.8%। इसका मतलब बढ़ा है ना दोस्तों, क्योंकि 5000 से इतने बढ़ा है, तो 6 इंक्रीज हुआ है 6.8% का। ये बार आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास का 20वां सवाल है, लास्ट सवाल है, स्कोर करते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय मतलब बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों हमें ए और सी की पूछ रहा है, मतलब डी की निकालने से कोई मतलब ही नहीं है। ए और सी तक हम सवाल को कर देंगे अगर एग्जाम में आ रहा है तो, लेकिन मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ।
पहले मैं सी तक ही करूंगा, लेकिन जैसे ए किया है, बी किया है, से 25% कम है। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूँ। 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5, और 40% मतलब 2/5। अब देखिए दोस्तों, ए किया है, बी किया है, से 25% कम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब देखिए दोस्तों, ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब ए की कम है ना 25%, तो अगर बी की 4 है तो ए की कितनी है, 3। अब क्या कह रहा है, बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, मतलब अगर सी की आय 5 है तो 5 का 40% दो अधिक है, मतलब 7 अधिक है। तो ए और सी की पूछ रहा है दोस्तों। ये दो रेशियो आ गए, 3:4, 7:5। इन रेशियो को हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 के 21, तो ए हो जाएगा 21, सचक इनका गुणा करते हैं, सचक 28 हो जाएगा 28, और 4×5 = 20। या फिर ऐसे करते हैं भाई, यहाँ बी 4 है, यहाँ 7 है, तो बी को बराबर कर लेते हैं, तो इसमें गुणा 7 कर देंगे, नीचे गुणा 4 का कर देंगे, जब बी ऐसे आ जाएगा। अब हमसे क्या करा है सवाल, कि सी की आय से कितने परसेंट अधिक है, ए की आय कितनी अधिक है सी की आय से। तो ए की आय कितनी है, 21, सी की आय कितनी है 20, कितनी अधिक है, एक अधिक, कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो एक अधिक है कितने पे, 20 पे। 1/20 बराबर 5%। तो 5% हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। लेवल 3 एनटीपीसी का सवाल था। दोस्तों हमने 20 सवाल बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने समझा रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है, किसी भी क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच है। जो शॉर्ट मेथड हो सकता है, मैं इसी उसी को डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। ये बिल्कुल मैंने पूरे चैप्टर का, परसेंटेज चैप्टर का निचोड़ करा दिया है आपको। पार्ट 1, ये पार्ट 2 था, तो इसमें पूरे परसेंटेज चैप्टर का निचोड़ मैंने करा दिया है, जो कि आपको स्कोर बूस्ट करने में बिल्कुल मदद करेगा, आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ाएगा। एकदम बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है ये आपके लिए, जो भी आरआरबी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ग्रुप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी वाले, रेलवे वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है, तो इस क्लास को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर दें।